अहम खबर सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो। तहसील काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले खत्म हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, माली फायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जहाजेब अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जहाजेब, इस समाअत के हवाले से मजीद बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट रुकनी खसूसी जिसकी की वजह से पाकिस्तान कर रहे थे, उसने आज नैब कानून में जो है उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर समाअत की। इस केस की समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन ये मौक़िफ़ था कि ये नैब कानून जो है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। इस समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक सवाल, उन्होंने ये कहा कि इस नैब लॉ है, इससे जो अफवाज पाकिस्तान उसको बाहर क्यों किया गया, उसको इस्तिस्ना क्यों हासिल है, क्योंकि हम मुल्क में हैं वो तो हमारी हैं। के हवाले करते हुए कहा कि जुडिशरी जो है जी ठीक है। जहाजेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब का आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। नैब ने 4 अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मश्क होगी। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानूनी शवाहिद के मुताबिक नहीं है। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब ने आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला कर लिया है और नैब ने 4 अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मशक होगी। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानूनी शवाहिद के मुताबिक नहीं है, ये कहा गया है नैब की जानिब से दायर दरख्वास्त में। और अब ये खबर कि सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा का एक और झूठ पकड़ा गया है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ज़ायदुल मयाद पासपोर्ट को मनसूख शुदा पासपोर्ट जाहिर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अब तो सिर्फ सवाल ये रह गया है कि ताहयात नाअहली होगी या फिर वक्ती तौर पर। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जहाजेब अब्बासी। फैसल वाडा के सर से नाअहली की तलवार न टली। फैसल वाडा नाअहली केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इन्होंने तो आइन से इनहराफ किया, अब तो सिर्फ सवाल ये रह गया कि नाअहली ताहयात होगी या वक्ती। फैसल वाडा केस समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी में ज़ैदुल मियाद पासपोर्ट की कॉपी लगाई, उसे मनसूख शुदा पासपोर्ट जाहिर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, ये तो इनका एक और झूठ पकड़ा गया। फैसल वाडा के वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का इख्तियार नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ है या नहीं, सवाल पर आइंदा समाअत में बहस होगी। प्रोडक्शन टीम के साथ जहाजेब अब्बासी, न्यूज़ इस्लामाबाद। समाअत में मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऐवान ज़ेरी में गर्मा गर्म बहस हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खदशात का इजहार कर दिया। कहा कि समाअत में 13 साल बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया है। समाअत में लगी आग मुझ समेत सबके दामन तक पहुंच सकती है। शरीर रहमान बोली कि समाअत में कलअदम TTP सर उठा रही है, उनके गैर मुसल्लह होने के सबूत दिए जाएं। इसी पर यह रिपोर्ट। समाअत में अमन अमान का मसला फिर सर उठाने लगा। कौमी असम्बली में भी समाअत में मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी की गूंज। सियासी क़यादत को समाअत की सूरत हाल पर तशवीश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 12 साल पहले समाअत में जो हुआ वो सबको याद होगा। समाअत में 13 साल बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो चुका है। रिश्ते हुए जख्मों को नजरअंदाज करना नुकसानदेह है। समाअत में लगी आग मुझ समेत सबके दामन तक पहुंच सकती है। खुशी की बात है समाअत के लोग इकट्ठे हो गए हैं। अमन के लिए अवाम का एहतजाज करना अच्छी बात है। जो इस वक्त हो रहा है समाअत में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है या मेरे दामन तक भी पहुंच सकती है, सबके दामन तक पहुंच सकती है। शरीर रहमान ने कहा, हम इख्तिदार पे इसलिए नहीं आए थे कि दहशतगर्दी सर उठाए। कलअदम TTP सर उठा रही है, इनके गैर मुसल्लह होने के सबूत हमें दें। हमें इल्म नहीं दहशतगर्दों से किस तरह समझौता किया जाता है। इसके लिए हम नहीं आए कि हम लगी लिपटी करेंगे इस पर, इसके लिए भी नहीं आए कि फिर से वो दहशतगर्दी सर उठाए और स्वाद से सर उठाए
اور پھر ریاض پیرزادہ ٹارگٹ بنے، میں پھر بنوں، 3 سال ہم پبلک میں نہیں جا سکیں۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن سے متعلق اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایوان کو بتایا کہ پیپلز پارٹی نے 2007 میں بھی آپریشن شروع کیا تھا۔ وہ کہتا ہے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، کسی نے پوچھا وہ کون ہے؟ جاوید لطیف کی نام لیے بغیر عمران خان پر کڑی تنقید۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ 2 سال سے دہشت گردی کے مقدمات بھگت رہے ہیں، مذہب کے استعمال کی بات کی تو مقدمہ بنا دیا گیا۔ اس 70 سالہ لاڈلے کو تو پھر پھانسی دینی چاہیے۔ اگر کسی کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں وہ الگ بات ہے، کوچ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں تو 2 سال سے دہشت گرد ہوں۔ 2 ماہ پہلے اس 70 سالہ چھوٹے بچے کے میں نے کلپ سنوائے کہ یہ آپ کے مذہب سے بھی کھیل رہا ہے، لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیل رہا ہے، پھر ایک دہشت گردی کا غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ اور میں نے تو صرف سنوائے ہیں، اور جس نے کہا ہے میرے پہ اگر سنوانے پہ دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا تو اس کو تو پھانسی دے دینی چاہیے۔ امریکی سینیٹر کرس وان ہالن کا کہنا ہے کہ پاکستان سے متعلق صدر بائیڈن کا بیان بے ساختہ تھا۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ مربوط اور مستحکم تعلقات کا خواہاں ہے۔ امریکی حکومت مسلسل پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان سے متعلق امریکہ کی پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ صدر جو بائیڈن کا بیان بے ساختہ تھا، امریکی سینیٹر کرس وان ہالن نے وضاحت کر دی۔ واشنگٹن میں تقریب کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر نے کہا، دفتر خارجہ کی وضاحت سے لگتا ہے صدر بائیڈن نے یہ بیان جان بوجھ کر نہیں دیا۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ مربوط اور مستحکم تعلقات کا خواہاں ہے۔ سینیٹر کرس وان ہالن نے مزید کہا، سیلاب سے نمٹنے کی کوششوں کے دوران امریکہ اور پاکستان کے رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی حکومت مسلسل پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بیان دیا، امریکہ کو پاکستان کی اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت کی صلاحیت اور عزم پر اعتماد ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک تقریر کے دوران پاکستان کے جوہری اثاثوں کو بے قاعدہ اور پاکستان کو ایک خطرناک ملک قرار دیا تھا۔ لانگ مارچ یا الیکشن کی تاریخ ایک کا ہونا تو ضروری ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہو جائے گا، اکتوبر اور نومبر فیصلہ کن ہوگا۔ ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں تاکہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے۔ نیب کی عدالتیں 4 اور کیس 3 رہ گئے ہیں۔ عمران خان لشکر کشی کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک میں فساد کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الیکشن اگلے سال اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ عمران خان جو مرضی کر لیں، انہیں فوری الیکشن کی تاریخ نہیں مل سکتی۔ عمران نے IMF سے معاہدے کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ کوئی بھی پاکستان کی مدد نہ کرے۔ انہیں سیلاب متاثرین کا بھی کوئی خیال نہیں۔ کوئی بھی محب وطن ایسا نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن اور حکومتی گٹھ جوڑ کے باوجود 11 میں سے ہم 8 سیٹیں جیتے۔ قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی اور کہا کہ کراچی کے این 237 پر بکلیں بجائی جا رہی ہیں۔ الیکشن میں ارادہ گردی کی گئی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا سیاسی جنازہ نکلنے والا ہے۔ MQM اب قصہ پاری نہ ہو چکی ہے۔ NA 237 کے بعد جو بغلیں بجائی جا رہی ہیں تو اس کو بھی ہم نے ضروری سمجھا کہ صورتحال آپ کو شیئر کر لی جائے۔ پوری کیمپین انہوں نے اپنے آگ دیکھی، جو بدماشی ہوئی، جو RO گردی ہوئی، جو پریزائڈنگ افسر گردی ہوئی، جو پولیس گردی ہوئی، جو دہشت گردی ہوئی، جس کے ذریعے یہ سیٹ جیتی گئی۔ 2 سیٹیں جیتنے کے بعد بغلیں بجا رہے ہیں، تو وہی بتائیں گے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا سیاسی جنازہ نکلا چاہتا ہے۔ آپ لوگ آخر میں فاتحہ کی تیاری کیجئے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہی کچھ جو پہلے الطاف حسین کیا کرتا تھا۔ ابھی بات کریں سی پیک کے ML1 منصوبے کی، تو اس منصوبے کی لاگت بڑھ گئی ہے۔ سابقہ حکومت نے اس منصوبے کی لاگت 6 ارب 80 کروڑ ڈالر منظور کی تھی۔ کراچی تا پشاور ریلوے اپ گریڈیشن منصوبے کی لاگت میں 3 ارب ڈالر اضافہ تجویز کر دیا گیا۔ حتمی منظوری ایکنک سے لی جائے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض تھہیم۔
कराची تا पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे की लागत में $3 अरब इजाफा तजवीज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ML1 मंसूबे पर लागत बढ़कर 2006 अरब रुपए हो जाएगी। रेलवे की अपग्रेडेशन और ड्राई पोर्ट्स के क्याम के लिए 1970 अरब रुपए की लागत की तजवीज है। ML1 मंसूबा आज CDWP में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसकी हतमी मंजूरी एक्निक से ली जाएगी। साबका हुकूमत ने इस मंसूबे की लागत $6 अरब 80 करोड़ मंजूर की थी। इजाफे के बाद ML1 मंसूबे की लागत अब $9 अरब 85 करोड़ तजवीज की गई है। रियाज थीम, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत ने 4,492 स्कीमों के लिए 454 अरब के फंड्स जारी कर दिए हैं। जारी करदा फंड्स में 84 अरब इस्तेमाल हो सके। पंजाब की स्कीमों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत के मंसूबे शामिल हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सड़कों की 361 स्कीमें भी शुरू कराईं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ वकास गौरी हमारे साथ मौजूद है। वकास, तफसीलात बताइएगा मंसूबों के हवाले से। जी, PND में माली साल 2022-23 के दौरान 4,992 स्कीमों के लिए अब तक 454 अरब के फंड जो हैं वो रिलीज किए जा चुके हैं और जारी करदा फंड में से 84 अरब के फंड इस्तेमाल भी किए जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर स्कीमें जिन पर काम हो रहा है वो रोड सेक्टर और हेल्थ से मुतालिक है। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी इस सड़कों की तामीर के मंसूबों में खासी दिलचस्पी रखते हैं। अपने चंद माह की वज़ारती आला के दौरान हमजा शहबाज ने 361 स्कीमें सड़कों से मुतालिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करवाई। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में NTS पास असातिज़ा ऑफर लेटर न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा की बड़ी तादाद वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी। पुलिस ने रास्ता रोक लिया है। 20 असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हफ्सा शकील हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्सा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, NTS पास असातिज़ा को ऑफर लेटर ना मिलने पर एक बार फिर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर दोपहर में ही एहतजाज शुरू हुआ था, जिसके बाद एहतजाज खत्म हो गया था। लेकिन आज अब दोबारा से जो है वो थोड़ी देर पहले से जो है एहतजाज दोबारा से शुरू हुआ था, जिसमें 20 से करीब असातिज़ा जो है शामिल थे। उन तमाम के तमाम असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम से तमाम असातिज़ा को गिरफ्तार करके साउथ के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हफ्सा शकील। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से सीनियर सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आतिफ खान को धमकी आमेज खत मौसूल हुआ। 80 लाख रुपए भत्ता मांग लिया गया। धमकी आमेज खत में कहा गया है कि आतिफ खान की तमाम तफसीलात उनके पास हैं, अब उनकी बारी आ गई है। उधर आतिफ खान ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में तालिबान की जानिब से धमकी आमेज खत की तस्दीक भी कर दी है। आतिफ खान ने मजीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आया है रैंसम, जिस तरह नॉर्मली बाकी लोगों को भी कुछ लोगों को आए हैं, तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ से उसको शेयर किया है। अब वो उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। मैंने तो ओपनली कहा है कि ये चीज़ है और उसके मुताबिक जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं सारों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अभी आगे काम करना तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम है। कालादम तहरीके तालिबान की जानिब से धमकी आमेज खत दिया गया है वजीर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आतिफ खान को, और खत में 80 लाख रुपए भत्ता मांग लिया गया है। धमकी आमेज खत में कहा गया है कि आतिफ खान की तमाम तफसीलात उनके पास हैं, अब उनकी बारी आ चुकी है। उधर आतिफ खान ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू भी की है और तालिबान की जानिब से इस धमकी आमेज खत की तस्दीक कर दी है और कहा है कि उन्होंने खत शेयर कर दिया है ऑफिशियल्स के साथ। और अब उसके हवाले से आगे मजीद क्या कार्रवाई होती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ये धमकी आमेज खत दिया गया है सीनियर सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आतिफ खान को।